नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दर्शन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं मोहित और सौरभ। और हाँ, वो इसलिए हैं क्योंकि 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे और इसमें स्पष्ट रूप से बहुमत हासिल हुआ किसे? बीजेपी को। और तब से कयासबाजी चलनी शुरू हो गई है कि कौन बनने वाला है अब सीएम। कोई कह रहा है कि महिला कोई सीएम चेहरा ढूंढ रही है, कोई कह रहा है कि पुरुष ही कोई बनेंगे। मतलब अलग अलग कयास, अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही है। तो इसीलिए आज मोहित और सौरभ हमेशा की तरह, क्योंकि उन लोग जो हैं दोनों खास करके पॉलिटिकल जो भी न्यूज होता है उस पर काफी अच्छे से नजर रखते हैं और एक एक अपडेट इनके पास होता है। तो मोहित, क्या है अभी, किन किन नामों के बारे में बात हो रही है? बीजेपी किसको बना सकती है? क्या क्या कयासबाजी है अभी? देखिए, बीजेपी के बारे में खास तौर पे एक बात तो जग जाहिर है कि बीजेपी उस व्यक्ति को चुनेगी जिसकी चर्चा बहुत कम हो। और खास तौर पर एक चीज और हो सकती है कि अभी तक के जो पैटर्न देखे गए हैं उसमें कई ऐसे नेता हैं जो बहुत, उनकी पुरानी राजनीति नहीं है, जो नए नए राजनीति में आए, नए विधायक बने एक बार या दो बार। तो ऐसे लोगों को बीजेपी ज्यादा मौका देती हुई दिखाई दे रही है। वो खाटी नेता जो एक लंबे समय से कोई है तो उसके बजाय वो नए नेताओं को ज्यादा प्रेफर कर रही है। तो ऐसे में जो नए नेता हैं उनकी दावेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, जो संगठन का है, जो संघ की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे कई ऐसे नेता हैं वो यहाँ पर दावेदार हो सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। बात अगर की जाए पुरुषों की तो चर्चा कई सारी है। चर्चा प्रवेश वर्मा की भी है, चर्चा मनोज तिवारी की भी है, और आशीष सूद हैं, वो भी हैं इस चर्चा में। तो ऐसे बहुत नाम हैं, सबके अपने अपने कारण हैं कि नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने सीधे अरविंद केजरीवाल को हराया और अब पिछले 25 साल से, चाहे फिर उसके पहले शीला दीक्षित रही हो, नई दिल्ली से जो जीता वो मुख्यमंत्री रहा, चाहे फिर केजरीवाल रहे हो, तो उनकी दावेदारी हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल पर इस बार सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था। अगर आप देखेंगे चुनाव से काफी पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स में सामने आया कि पूर्वांचल और छोटे छोटे पॉकेट्स में बीजेपी ने काम किया। चाहे फिर वो एक होता है कि कई सारे अनुसांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी बनाती है, तो अनुसांगिक संगठन और अनुसांगिक संगठनों के ऊपर एक जो पोस्ट होती है वो कहलाता है प्रकोष्ठ। तो इन चुनावों के पहले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग प्रकोष्ठ बनाया, पूर्वांचल प्रकोष्ठ। पूर्वांचल प्रकोष्ठ का क्या मतलब था कि भाई पूर्वांचल प्रकोष्ठ में जो उनके पदाधिकारी थे उन तमाम लोगों के पास जा रहे थे जो पूर्वांचल से होते थे। अच्छा, वहां कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हो रही होती थी, वहां हो रहा था लिट्टी चोखा का कार्यक्रम। मतलब एक पारस्परिक मिलन सम्मेलन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो करवा रही थी। और वहां पर भी खास तौर पर जब पूर्वांचल का जो लिट्टी चोखा प्रोग्राम होता था तो वहां पर पूर्वांचल के जो तमाम नेता हैं, सांसद विधायक जो वहां से चुन के आते हैं, उनमें से किसी को एक गेस्ट बुला लिया जाता। तो ऐसे करके ये पूरा एक बड़ा प्रोग्राम पूर्वांचल का चला है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी भी उस लिस्ट में शामिल हैं कि उन पर भी दावेदारी हो सकती है। एक बात और भी कही जा रही है कि अभी आने वाले समय में बिहार में भी चुनाव है, ठीक है, और उसको रखते हुए ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि मनोज तिवारी का चेहरा आगे किया जाए सो दैट इसका बेनिफिट उनको बिहार में मिले। सौरभ, अभी आपने बैक स्टेज हम बात कर रहे थे, बहुत सारे नाम है, तो सबसे पहले उन नामों की एक फेयर लिस्ट जो है ना वो आप हमें बता दें। देखिए, नाम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन एक बार मैं पहले बताना चाहता हूं कि बीजेपी की तरफ से जब भी सीएम का नाम का ऐलान होता है तो बेहद चौंकाने वाला होता है। चाहे आप राजस्थान देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, यहाँ पर जितने कयास लगाए जाते, जितने नामों के लोग उम्मीद कर रहे, जो नाम की संभावनाएं कर रहे थे, उन नामों के इतर नाम आता है जिसकी किसी ने कोई उम्मीद ही नहीं की थी, कोई संभावना नहीं की थी। और ये सिलसिला शुरू हुआ हरियाणा चुनाव से। हरियाणा में जब अचानक से मनोहर लाल खट्टर का नाम आता है, वो सीएम बन जाते हैं, तमाम कयास लगते हैं कि मुख्यमंत्री ये बनेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेंगे। और मध्य प्रदेश चुनाव में आइए, वहां भी यही होता है, राजस्थान, मतलब तमाम इलेक्शन में आप देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी स्टेट के सीएम बनते हैं वहां पे लगातार यही होता है कि जो अनुमान और कयास रहा जाता है जिन नामों का, उनसे इतर कोई नया नाम आ जाता है। और अभी तक की तकरीबन 15 स्टेट में बीजेपी के सीएम है और 15 स्टेट में कहीं भी महिला सीएम नहीं है इनकी।
तो ये हो सकता है कि बीजेपी एक बार दिल्ली में महिला सीएम बनाए, जिसमें कई नाम आगे चल रहे हैं, जैसे कि आप देखिए शिखा राय का नाम आगे चल रहा है जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है, रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है, स्मृति ईरानी जो अमेठी से किशोरीलाल वर्मा से चुनाव हार गई, हालांकि उनका भी नाम आगे चल रहा है, बासु स्वराज जो कि नई दिल्ली से सांसद हैं उनका भी नाम आगे चल रहा है, नीलम पहलवान है उनका भी नाम आगे चल रहा है। तो ये तमाम महिलाओं के नाम है जिनके हो सकता है अगर महिला सीएम बने, चूंकि सुषमा स्वराज के सीएम बनने के बाद बीजेपी 26 साल बाद वापसी कर रही है, और जब ये दिल्ली की सत्ता उनके पास हाथ में आ रही है तो इससे पहले भी महिला ही सीएम थी, तो हो सकता है ये संदेश दिया जा सके। दूसरा जो पुरुष सीएम में नाम लिया जा रहा है उसमें बीजेपी कई एजेंडे पे जा सकती है, जैसे एक बिहार चुनाव हो गया, दूसरा वो लो प्रोफाइल कैंडिडेट को सीएम बनाना चाहती है, ऐसा भी हो सकता है, जिसमें कि जिन्होंने तरविंदर हैं जिन्होंने अभी हराया मनीष सिसोदिया को, तो तरविंदर हो सकते हैं कि उनको सीएम बनाया जा सकता है। तो मोहन बिष्ट का नाम चला था, हालांकि अब उनकी का नाम स्पीकर के नाम में आने लगा है, तो ऐसा लो प्रोफाइल भी। और एक दलित चेहरा जो है दुष्यंत गौतम, जो लंबे समय से संगठन से भी जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा वो मतलब आरएसएस के कार्यक्रम में और बीजेपी दफ्तर में अक्सर प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के आसपास उनको देखा भी जाता है, तो हो सकता है कि हालांकि वो चुनाव जीते नहीं है लेकिन उनको सीएम बनाया जा सकता है। तो ये तमाम नाम है, लेकिन अभी चूंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे हैं, फ्रांस गए हुए हैं, अमेरिका जाएंगे, जब वहां से लौटते हैं तो मुझे लगता है तभी कोई फैसला होगा। इस बीच में एक जो बीजेपी के साथ मुसीबत और आन पड़ी वो है मणिपुर का, कि आप बीजेपी को एक नहीं दो सीएम चुनने हैं, एक तो दिल्ली का आपको सीएम चुनना ही चुनना है, आपको मणिपुर का भी सीएम फाइनल करना है। तो ऐसे में जब तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री लौटते नहीं है, और जो कायदा कहता है कि चुनाव होने के 10 दिन बाद में आपको 10 दिन के अंदर आपको सीएम का नाम बताना होता है, तो मुझे लगता है वो एक्सपेंडेड जो टाइम है पूरा 10 दिन का टाइम बीजेपी लेगी और उस सीएम का नाम लेगी, क्योंकि जय पांडा जो कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे दिल्ली के, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम 10 दिनों में सीएम का नाम तय करके बताएंगे। इसके साथ ये भी है, अभी जो खबरें आ रही हैं या जो फुटेज आते हैं उसमें क्या क्या लग रहा है, कौन सा नेता किससे जाके मिल रहा है, आला कमान से किसके साथ बैठक हो रही है, ऐसा कुछ फुटेज आए आपके पास? आप देखिए जब चुनाव का रिजल्ट आता, नतीजे आते हैं, तो उसमें जो विधायक ऐसे थे जिनके ऊपर लोगों को लग रहा था कि ये दावेदार थे सीएम के, जो खुद को मानते थे, उनमें से कई विधायकों को आपको विजय रैलियां निकलती दिखी। वो विजय रैली निकालने का मतलब क्या था? जैसे आप लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा है, तो उनकी आपने देखी, उन्होंने जीतने के बाद रैली निकाली। प्रवेश वर्मा लगातार रैली निकाल रहे हैं और लगातार उनकी चर्चाएं नहीं, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, लगातार खबरें आ रही हैं, उनकी बेटियों के बयान सामने आ रहे हैं, उनकी पत्नी लगातार कुछ ना कुछ कह रही हैं। तो एक तरीके से अपने आप की मीडिया प्रेजेंस बनाए हुए हैं कि मैं भी सीएम दावेदार हूं, बीजेपी आला कमान के जरूर में बने रहने के लिए। अच्छा, इस चीज में एक चीज और है कि महाराष्ट्र में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी, तो कहा जा रहा था कि क्या नया मुख्यमंत्री होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वापस से देवेंद्र फडणवीस पे दाव लगाया, जबकि कास्ट कॉम्बिनेशन उतने ठीक नहीं बैठते हैं वहां पर देवेंद्र फडणवीस की। तो ऐसे में यहां पर प्रवेश वर्मा की दावेदारी बढ़ जाती है कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे चेहरे को लाएगी जो नया हो, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जैसे रिपीट किया तो यहां पर भी एक जो है मजबूत छवि, कई जगहों पे जैसे महाराष्ट्र देख ले रिपीट किया, उत्तराखंड में उन्होंने सीएम दावे को कंटिन्यू किया, यूपी में ये, तो कहीं पर जहां पे, लेकिन दिल्ली के साथ एकदम कनेक्शन अलग है, क्योंकि 26 साल से सत्ता में बीजेपी थी नहीं। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि जो वर्तमान में जितने विधायक चुन के आए उनमें से ऐसे कोई प्रोफाइल नहीं होगा जिनके पास में स्टेट का कोई प्रोफाइल रहा हो पहले, कि वो मंत्री रहे हो स्टेट में, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो या मुख्यमंत्री रह चुके हो। मुख्यमंत्री के बेटे तो है मैदान में, लेकिन ऐसा कोई फेस नहीं है जो मुख्यमंत्री रह चुका हो पहले। तो जो भी है, तो 26 साल बाद सत्ता आई है, तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, चाहे वो मनोज तिवारी हो, कि मनोज तिवारी लगातार शुरुआत से केजरीवाल पे लगातार हमलावर है, चाहे यमुना को लेकर के। बासु स्वराज का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि बासु स्वराज भी लगातार आप देखिए कि हर मुद्दे पर आकर के वो बयान देती है, मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा खुलकर बोलते नजर आती हैं। तो इसलिए ज्यादा तौर पर जब शुरुआत में जैसे बीजेपी जीतती है तो सबसे पहले जो सीएम का नाम आगे आना शुरू होता है उसे मनोज तिवारी और बासु स्वराज का नाम सबसे तेजी से लोग लेते हैं। और प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हरा दिया है, और कहा जाता है कि दिल्ली का विधायक कोई बनता है जो नई दिल्ली सीट जीतता है। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा क्या सीएम फेस बन सकते हैं जिस तरह दावेदारी की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी कोई ना कोई लो प्रोफाइल फेस को ही सीएम बनाने की सोच रही होगी। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं लगता है कि रोहिणी से 3 या तीसरी बार रहे या मेरे ख्याल से चौथी बार इन्होंने जीत हासिल की है, विजेंद्र गुप्ता जी, जब बहुत खराब भी मैं बोल सकता है या बहुत मतलब
कह सकते हैं कम नंबर आते थे बीजेपी के, कम सीटें आती थी, तब विजेंद्र गुप्ता थे अकेले जो विधानसभा में अकेले बहस करते थे केजरीवाल सरकार के खिलाफ वहां पर। क्या लगता है उनका भी नाम हो सकता है? नाम तो है वैसे, मीडिया में तो खबर है, लेकिन क्या लगता है उनको कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि वो अकेले खड़े रहे हमेशा पार्टी के साथ? देखो, दो नाम आप देखिए, एक दुष्यंत गौतम और दूसरा विजेंद्र गुप्ता। अगर इन दोनों नामों को देखा तो विजेंद्र गुप्ता अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के, दिल्ली बीजेपी के, तो ये दोनों कंटिन्यूअसली आपको बीजेपी आला कमान के साथ, बीजेपी दफ्तर के पास, बीजेपी किसी कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लोग प्रेजेंस दिखती रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये लो प्रोफाइल भी हैं और जो आला कमान उनके भरोसेमंद भी हैं। तो हो सकता है कि इनके ऊपर दांव खेला जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता लगातार आप देखिए कि हमेशा मेहनत करते हैं, लगातार हमेशा बीजेपी 26 सात 70 में नहीं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता लगातार प्रेजेंस बनाते रहे हमेशा, और विरोध करते हुए, प्रदर्शन में किसी ने प्रोटेस्ट करते उनको देखा गया। हालांकि इतनी ज्यादा मतलब उनकी बाइट या रिएक्शंस उतनी नहीं होती है, लेकिन ग्राउंड पे अक्सर विजेंद्र गुप्ता को काम करते हुए पाया गया है। तो हो सकता है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है देखा जाए तो दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो तकरीबन 26 सालों से इंतजार कर रहे सत्ता का। ऐसे में अब मुख्यमंत्री तो कोई एक बन सकता है, फार्मूला ये बैठ सकता है कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इसमें ही जो है ना कि नाम सारे हैं, हमारे अनुमान है, हमारे कयास है कि हाँ हो सकता है ये, लेकिन ऐसे में और कौन आता है, नया नाम कौन आ जाता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि कई बार हम लोग इतनी उम्मीदें कर लेते, कई नाम बता देते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि जब से बीजेपी ने सीएम अपना तय करना शुरू किया आला कमान, और 4-4 दिन, 8-8 दिन, 10-10 दिन लग जाते सीएम बनाने में, इतने नाम चल जाते हैं और फिर कोई अगला ही नाम आता है। सरप्राइज करते हैं हमेशा। मोहित, आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि सरप्राइजिंग नाम भी हो सकता है, और सबसे ज्यादा गैस लोग यही इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि नाम इतना सरप्राइजिंग होगा तो हर आदमी हर किसी पे गैस लगा रहा है, तो देखना होगा ये। तो अभी के लिए इतना ही, और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, और जो भी इससे जुड़ी खबर आती रहेगी मोहित, सौरभ, मैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।